जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके सामने मंथली टेस्ट 2022 वीक नंबर 29 से लेकर 32 लेकर हाजिर हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया है, हर पेपर में समझाता हूं, है ना, कि मेरे पास जो पेपर हैं ये वीकली हैं अपना, है ना, वीक के हिसाब से हैं। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं और एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आपको आएंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि यही प्रश्न आएंगे अपना, ये प्रश्न आ भी सकते हैं, वो नहीं भी आ सकते हैं, है ना। ये पेपर मैंने नहीं बनाया है, ये पेपर विभागीय पेपर है। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी करें, आपको ऐसे ही पेपर एग्जाम में भी आएंगे और आगे BHL, इसरो, DRDO सभी में ये पेपर आपके काम आएंगे। तो आप बिल्कुल तैयारी करें। वीकली पेपर है, बार बार क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं, इसका मतलब ये कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये इनके आने की संभावना ज़्यादा है। तो बिल्कुल आप जितने पेपर अपने डले हैं अपने, इन सभी पेपरों को बिल्कुल तैयार कर लें, अच्छे से तैयार कर लें, ये आपको आगे तक काम आने वाले हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बिल्कुल इन पेपरों को आपको आराम से तैयारी करवाया है, जल्दी मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, है ना। और मैंने बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम से कम 4-5 महीने पहले से ही आपकी प्रिपरेशन चालू कर दी है। तो आप लोग घर पे ही अपना तैयारी करें और ये जो मंथली टेस्ट 2022 के पेपर हैं इनको तैयार करें। इनके तुरंत बाद में मंथली टेस्ट 2021 के पेपर मेरे पास हैं, उसकी तैयारी कराऊंगा। उसके बाद आखिरी में हम करेंगे जो अपना भारत स्किल लैब में जो अपने क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी करेंगे, जो मेन क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनकी प्रिपरेशन करेंगे। तो जब तक अपने एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आपकी तैयारी चलती रहेगी। बीच में कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि सर एग्ज़ाम कब होंगे, तो एग्ज़ाम का शेड्यूल अपना आ गया है। एग्ज़ाम का शेड्यूल अपना 3 जुलाई से अपने प्रैक्टिकल चालू होने वाले हैं और उसके बाद 10 जुलाई के बाद जो है अपने CBT एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। तो अभी अपने पास समय बहुत कम है। अभी क्या ये आ गया है अपना मई आ गया है, मई जून 2 महीने बचे हैं, है ना। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी तेज़ी से अब ज़्यादा से ज़्यादा पेपर डाल लूँ। बस आप लोग भी बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उनकी तैयारी चालू कर दें। तो मेहनत आपको करना है, आपके साथ, है ना। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी लोग अच्छे नंबर से पास हों। तो पहला क्वेश्चन अपना, इनमें से किस वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग तेजी से बिना छेद किए जोड़ने के लिए करते हैं। क्या पूछ रहा है, इनमें से किस वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग, है ना। अब ये कौन सी हो सकती है, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। ये तो अपनी क्या है, मोटी प्लेटों को सिंगल पास में वेल्डिंग करने के लिए होती है ना। ऑक्सीडेशन गैस वेल्डिंग ये तो नॉर्मली, है ना, वेल्डिंग करने के लिए होती है। फिर क्या है, बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग 2 प्लेटों को या 2 पाइपों को आमने सामने रख के वेल्डिंग करने के लिए होता है। तो ये भी नहीं है। स्टड वेल्डिंग, इसका सही आंसर अपना क्या होगा, स्टड वेल्डिंग। स्टड वेल्डिंग में क्या करते हैं, एक अपनी वेल्डिंग मशीन होती है और जहाँ पे अपन इलेक्ट्रोड लगाते हैं, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आपकी इलेक्ट्रोड क्या होती है, फ्रीज हो जाती है, फ्रीजिंग हो जाती है, चिपक जाती है ना। और चिपक के फिर हम होल्डर से उसको निकालते हैं, वो वहीं चिपक जाती है। तो सेम प्रोसेस है। हम क्या करते हैं, बोल्ट को आगे में लगाते हैं, अपनी एक स्टड गन होती है, स्टड गन में अपन क्या स्टड बोल्ट को लगाते हैं और वहाँ पे जाके जैसे हम उसमें करंट देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अपना बहुत स्पार्क पैदा होता है, मेटल फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होकर वो बोल्ट वहीं पे चिपक जाता है, ठीक है। तो उसमें हम छेद नहीं करते हैं, स्टड अपना छेद खुद बना लेता है, ठीक है, वहाँ पे जाके वेल्ड कर देता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा स्टड वेल्डिंग। क्या आएगा अपना, स्टड वेल्डिंग, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, टिक वेल्डिंग में उपयोग होने वाले थोरियमिक इलेक्ट्रोड में थोरियम की प्रतिशत होती है। अब देखो, बहुत ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ना। अब हम यदि हमने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा, इसको समझा है, तो जैसे हम पढ़ेंगे कि थोरियमिक इलेक्ट्रोड, इसमें क्या है कि यदि अपना 1% थोरियम है तो उसका कलर काला होता है, 1 से 1.5% थोरियम है तो उसका रंग सुनहरा होता है, और यदि उसमें 1 से 2% थोरियम है तो कितना होगा अपना, इसका रंग होगा अपना नीला। क्या होगा अपना, इसका नीला रंग होगा अपना। तो अब यहाँ पे अपना कौन सा आंसर आएगा इस पे, वो हिसाब से अपन देखें तो 1 से 2 क्या आएगा अपना, 0.5 से 1 नहीं आएगा, 2.5 से ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। इसका सही आंसर क्या आएगा अपना, 1 से 2। आप बिल्कुल निसंकोच इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है अपना। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, थर्मिट पाउडर का घटक कौन सा है ना। थर्मिट पाउडर किस किस से मिलकर बनता है, तो मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, पिछली बार भी ये क्वेश्चन अपना आया था। आयरन पाउडर, एल्यूमिनियम पाउडर और बेरियम पेरोक्साइड, है ना। ये 3 चीज़ मिली होती है में अपना थर्मिट पाउडर में। तो यहाँ पे 2 चीज़ दी है अपना, है ना, आयरन पाउडर और एल्यूमिनियम पाउडर। तो इसका आंसर ये सबसे कौन सा आएगा अपना, बूथ,
दोनों। क्या आएगा अपना, इसका आंसर आएगा दोनों। ठीक है, कोई नहीं, हो ही नहीं सकता है। अगला है प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया में टंगस्टन इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है ना। अब अपने को पूछ रहा है इनमें से कौन सी प्रक्रिया में टंगस्टन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। स्पॉट वेल्डिंग में हम कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज़ कर सकते हैं, है ना। टिक वेल्डिंग में हम करते हैं किसका, टंगस्टन नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। मिग वेल्डिंग में अपन वायर टाइप इलेक्ट्रोड करते हैं। FCW में अपन खोखला इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा अपना, टिक वेल्डिंग। इसमें अपन कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। नेम द टॉर्चेस यूज्ड इन टिक वेल्डिंग। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, नेम द टॉर्चेस यूज्ड इन टिक वेल्डिंग, मतलब टिक वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले टॉर्च का नाम बताइए। पहला ऑप्शन दिया एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड। ऑयल कूल्ड नहीं होता है ना, टॉर्च नहीं होती है, ये ट्रांसफार्मर हो सकता है लेकिन टॉर्च नहीं होती है अपना, है ना। ऑयल एंड वाटर कूल्ड, ऑयल ये भी नहीं हो सकता है। एयर और वाटर कूल्ड, एयर और वाटर कूल्ड ये होता है अपना जो है ना, जैसे 200 एम्पियर से कम में हम क्या करते हैं, एयर कूल टॉर्च का यूज़ करते हैं, और 200 एम्पियर से ज़्यादा में हम क्या करते हैं, वाटर कूल टॉर्च का यूज़ करते हैं। मिग वेल्डिंग में और टिक वेल्डिंग में, दोनों में, है ना। तो ये अपने को याद रखना है यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। एयर कूल्ड मतलब नहीं अपना फैन चलता मशीन के अंदर, वो एयर कूल्ड हो गया। और जब 200 एम्पियर से हम ज़्यादा करंट यूज़ करेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है, तो वहाँ वाटर कूल्ड, कौन सी, वाटर कूल्ड, उसमें कूलेंट भरा होता है, वो अपने टॉर्च के अंदर मूवमेंट करता है ना, और अपनी टॉर्च को ठंडी रखता है। तो इसका आंसर आएगा एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड। नॉन ऑफ दिस, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न नंबर 6, आर्क वेल्डिंग में उपकरण को AC से DC में बदलने पर कौन सा दोष होगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा इसने घुमा दिया है, अपने को घूमना नहीं है। AC से DC में बदलने पर, है ना, तो DC में कौन सा दोष होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे दोष तो सभी आएंगे, ओवरलैपिंग काय में होता है, आर्क वेल्डिंग का दोष है, वेल्ड क्रैक दोष है, विरूपण दोष है। अब इसने पूछा DC में, तो DC का दोष कौन सा, अपना आर्क ब्लो, आर्क का अपने पथ से भटक जाना, है ना। जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है DC करंट में ज़्यादा देर तक वेल्डिंग करने से, तो उससे क्या होता है, आर्क अपने पथ से भटक जाती है, उससे अपन क्या बोलते हैं, आर्क ब्लो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, आर्क ब्लो। ये दोष काय में आता है, DC करंट में ही आता है, AC में नहीं आता। बाकी ये दोष है अपना कौन से करंट के, AC करंट के, है ना। AC DC दोनों के हैं, ओवरलैपिंग, वेल्ड क्रैक, विरूपण। ठीक है, लेकिन जो आर्क ब्लो होता है वो काय में आता है, DC में आता है। लंबे समय तक वेल्डिंग करने पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, उससे अपनी आर्क क्या होती है, अपने पथ से भटक जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 7, लेथेनेटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड किस रंग का होता है। अभी पिछला एक क्वेश्चन अपना आया था वो लिथियम इलेक्ट्रोड वाला, तो वही यहाँ पे आ गया है। मैंने क्या बताया था, है ना, कि यदि 1% है तो काला रंग होता है, 1.5% है तो सुनहरा रंग होता है, और 2% है तो नीला रंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 2%, क्या करेंगे अपन, 2%। रेड भी नहीं आएगा और ग्रीन भी नहीं आएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या आएगा, नीला कलर। आप लोग उसको अच्छे से स्टडी कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कोई से भी पूछ सकता है। अगला है अपना प्रश्न नंबर 8, टिक वेल्डिंग में आर्क शुरू करने में सहायता करने वाले इलेक्ट्रॉनिक यूनिट का नाम क्या है। तो टिक वेल्डिंग का चैप्टर यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो टिक वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, हमारा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है और उसको हम जॉब से टच नहीं करते हैं। जॉब से कुछ दूरी पे 3 से 5 mm की दूरी पे रख के हम क्या करते हैं, जैसे उसके स्विच ऑन करते हैं तो अपने आप आर्क चालू हो जाती है। अब ये चालू क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर एक यूनिट लगी होती है, उसको हम HF बोलते हैं, शॉर्ट में HF। यहाँ पे लिखा है, उसको फुल फॉर्म क्या होता है, उसका हाई फ्रिक्वेंसी यूनिट, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, हाई फ्रिक्वेंसी यूनिट लगी होती है। इस कारण से ये जॉब के नज़दीक जाके हम जैसे हम उसका स्विच ऑन करते हैं तो ये ऑटोमेटिक आर्क चालू हो जाती है। DCP भी नहीं आएगा, लो फ्रिक्वेंसी भी नहीं आएगा, और वेल्डिंग मशीन कंट्रोल यूनिट ये भी नहीं आएगा। इसका सही आंसर आएगा HF यूनिट या हाई फ्रिक्वेंसी यूनिट। रेलवे ट्रैक को वेल्ड करने की उत्तम विधि है। तो इसका सबमर्ज आर्क वेल्डिंग भी नहीं आएगा, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग भी नहीं आएगा। इसका सही आंसर क्या है, थर्मिट वेल्डिंग। रेलवे ट्रैक को वेल्ड करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, थर्मिट वेल्डिंग का। तो इसका आंसर बिल्कुल हम दे सकते हैं थर्मिट वेल्डिंग। तो अगला अपना चलता है यहाँ पे अभी प्रश्न नंबर 10, जब फ्लक्स कोर इलेक्ट्रोड पूरी शील्डिंग प्रदान करता है तो उसे कहते हैं। अभी फ्लक्स कोर क्या होता है अपना, FCAW। अब FCAW इलेक्ट्रोड अपना क्या होता है, खोखला होता है ना। ये जो तार होती है अपना, ये भी वायर इलेक्ट्रोड होता है, लेकिन ये खोखला होता है। इसके अंदर अपना फ्लक्स भरा होता है। क्या भरा होता है अपना, फ्लक्स भरा होता है।
तो अब यहाँ पे जब अंदर फ्लक्स भरा होता है तो इसमें दो प्रकार की शील्डिंग अपन करते हैं। एक तो अपन जो इसके अंदर फ्लक्स भरा है, जब आर्क बनेगी तो फ्लक्स से क्या होगा, अपना धुआं निकलेगा और क्या बनेगा, अपना स्लैग बनेगा। इधर से अपने को ये सुरक्षा प्रदान कर रहा है और ऊपर से अपन बाहरी गैस है आर्गन या हीलियम देके वहाँ से भी शील्डिंग प्रदान करते हैं। तो दो प्रकार की शील्डिंग हो जाती है। तब मान लो अपने पास गैस नहीं है तो भी हम इस पर वेल्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी शील्डिंग ये नहीं आएगा, मेन शील्डिंग ये भी नहीं आएगा, सेल्फ शील्डिंग। इसका आंसर क्या आएगा, अपना सेल्फ शील्डिंग। अब सेल्फ शील्डिंग क्यों आएगा, क्योंकि ये अपने आप खुद शील्ड कर रहा है। इसके लिए हमको बाहरी गैसों की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर क्या है, अपना इलेक्ट्रोड के अंदर खोखला है, उसके अंदर क्या भरा हुआ, फ्लक्स भरा हुआ है, तो वो जल के क्या कर रहा है, खुद शील्ड कर रहा है। तो उसका आंसर क्या आएगा, अपना सेल्फ शील्डिंग। FCW में क्या होती है, अपनी सेल्फ शील्डिंग होती है, ये याद रखना। यह क्वेश्चन भी आपको बड़े बड़े एग्जामों में आएंगे, अभी भी आएंगे और आगे भी आएंगे। प्रश्न नंबर 11, टंगस्टन इलेक्ट्रोड का उपयोग क्यों किया जाता है। क्या प्रश्न है अपना, टंगस्टन इलेक्ट्रोड का उपयोग क्यों किया जाता है। इलेक्ट्रोड क्यों बढ़ाने के लिए, अलोह धातुओं पर उच्चतम करंट उपयोग के लिए, मृदु इस्पात एवं SS की वेल्डिंग के लिए। तो इसके यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसका आंसर अपना क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। क्या आएगा अपना, ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल निसंकोच आप इस पर ऑल ऑफ दीज दे। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आंसर देना है अपने को, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा स्पंदित टिक वेल्डिंग का लाभ है ना। टिक वेल्डिंग होती है, अब इसी में एक पल्स वेल्डिंग आती है अपना, है ना, उसको अपन हिंदी में स्पंदित वेल्डिंग भी बोलते हैं। अब इसका निर्माण क्यों हुआ है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, निम्न विरूपण। दूसरा है निम्न ऊष्मा के साथ बेहतर अंतर्वेशन। और तीसरा क्या है, निम्न ऊष्मा और निम्न विरूपण के साथ बेहतर अंतर्वेशन। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, अपना ऑप्शन नंबर 2। ये क्या करती है, इसमें कम हीट के साथ बहुत अच्छा पेनिट्रेशन हमको प्राप्त होता है ना, बहुत अच्छी वेल्डिंग प्राप्त होती है। इसकी खासियत है किसकी, अपना निम्न ऊष्मा के साथ बेहतर अंतर्वेशन। इसका बिल्कुल सही आंसर ये वाला है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 13 की तरफ। कहाँ चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या है, टिक वेल्डिंग में वेल्डर के द्वारा चलाया गया इलेक्ट्रोड है। टिक वेल्डिंग में कौन सा है भाई, टंगस्टन का बना हुआ। दूसरा क्या है, नॉट कंज्यूम, ये कंज्यूम नहीं, खत्म नहीं होता है ये। टंगस्टन का इलेक्ट्रोड क्या होता है अपना, जैसे हम एक निश्चित दूरी पर लेके जाते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी यूनिट है अपनी, क्या होती है, आर्क चालू हो जाती है और हम जो अपना मेटल है उसको फ्यूज करके जोड़ देते हैं। या हमको फिलर मेटल की आवश्यकता तो हम अलग से फिलर मेटल लेके भी उसमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा अपना, A और B दोनों क्या आएगा अपना, ये दोनों काम होते हैं। क्या बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। और क्या होता है, ये खत्म नहीं होता है, उपभोग नहीं होता है इसका, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, A और B दोनों। अब प्रश्न नंबर 14, टिक वेल्डिंग टॉर्च मशीन के किस पोल के साथ जुड़ी होती है। टिक वेल्डिंग, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन अपना यार, है ना। अपन दो पोलरिटी यूज कर सकते हैं। मिग वेल्डिंग में कौन सी करते हैं अपन, रिवर्स यूज करते हैं। और टिक वेल्डिंग में कौन सी करते हैं, स्ट्रेट पोलरिटी यूज कर सकते हैं। तो अपनी स्ट्रेट पोलरिटी में क्या होता है, जो टॉर्च होता है वो काय में जुड़ा होता है, निगेटिव में। काय में जुड़ा होता है वो, टॉर्च अपना निगेटिव के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो यदि आपने पोलरिटी अच्छे से पढ़ा है तो आपको इसका आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे यदि मिग वेल्डिंग आ जाता है तो क्या आएगा अपना, फिर रिवर्स आता है। और टिक वेल्डिंग आ गया तो अपना स्ट्रेट पोलरिटी, है ना। तो अपना होल्डर काय में जुड़ा रहेगा, नेगेटिव में जुड़ा रहेगा। अब अगला है हमारा प्रश्न नंबर 15, टिक वेल्डिंग की अपेक्षा पल्स टिक वेल्डिंग के लाभ है। अब टिक वेल्डिंग के जैसी ही पल्स टिक वेल्डिंग है, मगर इसमें जैसे भी अपने पिछले क्वेश्चन में पढ़े, है ना, कि इसमें हम कम ऊष्मा देके अच्छी वेल्डिंग प्राप्त करते हैं। अब कम ऊष्मा देंगे तो किसके लिए है ये, अपना पतली जॉब के लिए लाभदायक है। किसके लिए लाभदायक है, अपना पतली जॉब के लिए लाभदायक है। तो उसका पहला ही ऑप्शन जो है सही है। वेल्डिंग तो अपन से भी कर सकते हैं, यदि अपन उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे तो अपन मध्यम जॉब में भी कर सकते हैं, मोटा जॉब में भी कर सकते हैं। मगर क्या है ये, इसका पतली जॉब में अपने को अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। तो इस आधार पर अपन क्या कह सकते हैं कि पतली जॉब के लिए लाभदायक है, ठीक है। आगे चलते हैं अभी अपन प्रश्न नंबर 16 की तरफ, है ना। प्रश्न नंबर 16 क्या बोल रहा है भाई, टिक वेल्डिंग के गैस नोजल का साइज किससे लिया जाता है। तो टिक वेल्डिंग के गैस नोजल का साइज कहाँ से लिया जाता है, इसके आंतरिक व्यास से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है, आंतरिक व्यास से लिया जाता है, बाहरी व्यास से नहीं लिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है अपना, प्रश्न नंबर 16, ठीक है। बाहरी व्यास से नहीं, लंबाई से नहीं है, वजन से नहीं है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। अब देखो इसने वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। अब जब स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था कि इसी तरीके के 2 क्वेश्चन रिपीटेड आ गए थे, तो एक क्वेश्चन छोड़ दिया था।
तो स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर आपने तो एक क्वेश्चन मिसिंग कर दिया है ना, इसलिए मैं आज मिसिंग नहीं करूंगा, दोबारा फिर आंसर दे दूंगा, है ना। तो अपना क्या है, प्रश्न नंबर 17 वही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी अपना क्या है, आंतरिक व्यास से वही आएगा, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 18 की तरफ। TIG वेल्डिंग में प्रयुक्त उपयुक्त वेल्ड धातुएं हैं, कौन कौन सी धातुएं हैं, एल्यूमिनियम, SS, मैग्नीशियम, है ना। तो तीनों धातुओं में अपन वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, और टिक वेल्डिंग का जो निर्माण हुआ है वो किसके लिए हुआ है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की वेल्डिंग के लिए हुआ है, और बाद में इस पर अपन SS में भी वेल्डिंग करने लगे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा अपना, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। अब प्रश्न नंबर 19 है, डबल बेवल बट ज्वाइंट के लिए कोण क्या होना चाहिए, है ना। तो अपन ने जो ज्वाइंट पढ़े हैं उन पे, है ना, डबल बेवल पे क्या होता है, 45 डिग्री, कितना होता है, 45 डिग्री का कोण होता है, 35 का नहीं होता, 25 का नहीं होता, 20 का नहीं होता। और ये भी पढ़ लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, सिंगल बेवल पूछ सकता है या फिर दूसरे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल याद कर लेना है। अब आखिरी क्वेश्चन आज का हमारा, एल्यूमिनियम की वेल्डिंग में सीलिंग गैस के रूप में प्रयोग की जाती है ना। एल्यूमिनियम की वेल्डिंग में कौन सी की जाती है, अपनी आर्गन की जाती है, कौन सी की जाती है, आर्गन, है ना। बिल्कुल निश्चिंत होकर अब इसका आंसर दें, नियोन, रेडॉन, जेनॉन, ये तो यूज ही नहीं की जाती। मैक्सिमम अपन ने पढ़ा है, ट्यूबोर्मिंग में अपन कौन सी गैस यूज करते हैं, आर्गन और हीलियम, है ना। अब एल्यूमिनियम में उसने विशेष धातु बता दी, तो कौन सी यूज करते हैं अपन, आर्गन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ यहाँ पे अपना पेपर आज का ख़त्म होता है, और मैं फिर से आपसे कहूँगा कि आप अच्छे से प्रश्नों को पढ़ें, अच्छे से आंसर दें और आगे जाके अपना सक्सेस प्राप्त करें। और यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमें हौसला मिले और हम इसी तरीके से आगे प्रयास करते रहें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।